नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी हेतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, उसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 13/1/2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हर एक सेट में मैं जीके जीएस का एनालिसिस तो करता ही हूं, साथ में करंट का न्यू अपडेट भी देता हूं। इसलिए बेहतर तैयारी हेतु आप हमारे चैनल पर बने रहें तथा चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आप लोग को ये पता है कि किसी भी एग्जाम के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है। इसलिए आप डिटेल मन तन से जहां भी पढ़ रहे हैं जैसे पढ़ते रहें, उसके साथ ही साथ अपने आप को चेक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को देखना ना भूलें एवं उसको सोल्व करने का प्रयास करें, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो और आप एक बार में ही सफलता प्राप्त कर लें। तो दोस्तों, देखते हैं इस सेट का पहला क्वेश्चन। इस सेट का पहला क्वेश्चन है 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने नाभिकीय रिएक्टर परिचालन में हैं। तो 2020 तक तो दोस्तों 22 थे, लेकिन अगर आपसे करेंट में पूछे कि 2025 तक कितने हैं तो 24 हैं। दोस्तों, ये 24 नाभिकीय रिएक्टर भारत में परिचालन में हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या है, तो उसको ध्यान में रखिएगा, तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है और इसका परिचालन कार्य 1969 से प्रारंभ हुआ है। दोस्तों, उसी तरह से आपसे पूछे कि सबसे नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या है, तो ककरापारा याद रखिएगा, ककरापारा, और इसका कोड KAPP है, KAPP4 है और इसका परिचालन दोस्तों 31 मार्च 2024 से प्रारंभ हुआ है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ सकता है और भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में कि कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में है। ककरापारा तो बता दिए गुजरात में है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। रावत भाटा राजस्थान में है। दोस्तों, आप लोग को पता है कि हर एक सेट में मैं फर्स्ट में और लास्ट में एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने के लिए कहता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आज का क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगधैर्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है? यानी कि भारत में बहुतरंगधैर्य मतलब बहुत सारे तरंगधैर्य पर आधारित अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में किसे जाना जाता है? तो एस्ट्रोसैट को जानते हैं। दोस्तों, एस्ट्रोसैट ऑप्टिकल जो है पराबैंगनी निम्न और उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम पर आधारित है। जबकि जुगनू की अगर बात करें तो जुगनू IIT कानपुर द्वारा विकसित एक नैनो उपग्रह है, इसको भी याद रखिएगा। IRS क्या है? तो इंडियन, याद रखिएगा कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म होता है और यह जो है राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रणाली का डेटा भारत को उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं नामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसने लिखी? मतलब शॉर्ट में पूछ रहा है कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है, तो दोस्तों ये गुलबदन बेगम है। हुमायूं नामा से क्या पता चलता है? तो हुमायूं के व्यक्तिगत जीवन एवं उसका जो शासनकाल है उसके बारे में पता चलता है। और हुमायूं नामा के जो लेखक गुलबदन बेगम हैं, ये हुमायूं की बहन थी। उसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है अबुल फजल का दोस्तों कि अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। और अकबरनामा का तीसरा भाग को आईने अकबरी कहते हैं। आईने अकबरी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, जहां आरा बेगम जैसे गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, उसी तरह से जहां आरा बेगम औरंगजेब की बहन थी। और औरंगजेब और दारा सिकोह में जब राजगद्दी के लिए लड़ाई हुआ था, तो यही जहां आरा बेगम दारा सिकोह का समर्थन किया था, क्योंकि दारा सिकोह बहुत बड़ा विद्वान था। नादिरा कौन थी? तो नादिरा जो अनारकली का नाम सुने हैं उसी का वास्तविक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत गणराज्य, जिसको कि संयुक्त रूप से USSR के नाम से जानते हैं, उसका पहला देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। जैसे USA संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दोस्तों, इसमें टोटल 50 राज्य का कॉम्बिनेशन है। उसी तरह से पहले USSR हुआ करता था, जो बाद में टूट गया दोस्तों, आपस में सभी देश के रूप में बिखर गए।
तो बिखरने के क्रम में सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा कौन किया था, सबसे पहले कौन अलग हुआ था, तो लिथुआनिया अलग हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, लिथुआनिया कब हुआ था अलग, 1990 में अलग हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और लिथुआनिया जो है 3 बाल्टिक देश में सबसे बड़ा है। बाल्टिक देश 3 कौन कौन आते हैं, तो लिथुआनिया, लताविया और एस्टोनिया, इन तीनों में सबसे बड़ा है ये। और यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, 1991 में विघटन हो गया था यूएसएसआर का। और यूएसएसआर का राष्ट्रपति बना था मिखाइल गोर्बाचोव 1985 में, और इसी मिखाइल गोर्बाचोव के नीति के कारण यूएसएसआर का विघटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे तो कंप्यूटर में बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन डेटा को प्रोसेस करने के लिए बाइनरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी, जिसको कि हिंदी में द्विआधारी बोलते हैं, इसमें 2 अंक का प्रयोग किया जाता है। 2 अंक कौन कौन है दोस्तों, 0 और 1। इसी तरह से एक ऑक्टल भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑक्टल में 8 अंक होता है, 8 अंक में 0 से लेकर 1 2 3 4 7 तक। उसी तरह से एक डेसिमल भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। डेसिमल भाषा का प्रयोग करने के क्रम में 0 से लेकर 1 2 3 4 9 तक प्रयोग करता है। और एक हेक्साडेसिमल आता है। हेक्साडेसिमल में 16 अंक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। 16 अंक में 0 से लेकर 9 तक एवं ए से लेकर ABCDEF तक, तो इसमें टोटल 16 भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा फैक्ट बताने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए बहुत सारा चीज़ नहीं बता पाता हूँ। जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड अभी बहुत कुछ बोलने का है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए पूरी तरह से नॉलेज अगर चाहते हैं तो मेरे सभी वीडियो को देखें, जिसका कि सभी वीडियो का प्ले लिस्ट मेरे इसी चैनल पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टैनफोर्ड द्वारा 2019 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1961 से 2010 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था %% संकुचित हुई है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो 2019 में एक अध्ययन किया, उसमें बताया गया कि ग्लोबल वार्मिंग जो दुनिया में हुई है उसके वजह से 1961 से लेकर 2010 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 31% तक सिकुड़ गई है, संकुचित हुई है, मतलब घट गई है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ये जो है दोस्तों, इसी यूनिवर्सिटी का जो डाटा दिया गया था उससे पता चला था कि सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित देश सूडान था, जो कि जिसकी अर्थव्यवस्था 36% संकुचित हुई थी। ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है और उसमें CO2 गैस का प्रमुख योगदान है दोस्तों। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग में बहुत सारे चीज़ों का योगदान है, उसका ट्रिक के तौर पर याद रखिएगा आप, नमो का जलवा। नमो का जलवा, नमो मतलब आजकल लोग नरेंद्र मोदी से भी लेते हैं, लेकिन न से हो गया नाइट्रोजन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, और मो से याद रखिएगा मीथेन, का से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवा से जलवाष्प। तो ये ट्रिक को याद रखिएगा, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सभी गैसों का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश ने सन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद पदक से सम्मानित किया। तनी जायद पदक किस देश के द्वारा दिया गया मोदी को, तो UAE, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया गया। हालांकि बहुत सारे देशों के द्वारा मोदी जी को या फिर जो बड़े सर्वोच्च लीडर होते हैं उनको पुरस्कृत किया जाने का सिलसिला जारी रहता है। इसी क्रम में नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारे देशों का दिया गया। हो सकता है आपको 4 ऑप्शन दे दे और पूछ ले इनमें से किस देश ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर से सम्मानित मोदी को नहीं किया है। तो याद रखिएगा कुछ प्रमुख देशों में याद रखिएगा, रूस, भूटान, मिस्र, ग्रीस, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, डोमिनिका, कुवैत, ये सभी देशों का सर्वोच्च पुरस्कार नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। अभी रूस का ही हाल फिलहाल में मिला है दोस्तों, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल अवार्ड। ये सब अवार्ड दिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों को भी सर्वोच्च पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे रोशनी नादार, उनको भी फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मिल चुका है। आप अगर इस तरह से याद रखिएगा तो ये किरण मजूमदार को भी मिल चुका है। इस तरह से बहुत सारे हाईएस्ट लीडर, पत्रकार, ये सब को दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी राष्ट्रपति जी को अगस्त 2024 में भारत की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू थी उनको फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो वर्ष 1969 में भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
राष्ट्रीयकरण करने से आम नागरिक को मूलभूत सुविधा लेने में फायदा होता है दोस्तों। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसका आधार क्या था? जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनका पूंजी 50 करोड़ से ऊपर होना चाहिए दोस्तों। 14 बैंकों का, उन 14 बैंक का 50 करोड़ से ऊपर पूंजी था, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया 6 बैंक का, और इसका पूंजी कितना था? 200 करोड़ से ज़्यादा था इसका, यानी कि 200 करोड़ से ऊपर वाला के 6 बैंकों का किया गया। बैंक से रिलेटेड बहुत सारा फैक्ट तो पिछला सेट में भी बता दिया था। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। अभी हाल फिलहाल में याद रखिएगा 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय कर दिया गया। अगर आपसे करंट में पूछे वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 12 है अभी वर्तमान में। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक एसबीआई है, जबकि भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन अगर मार्केट कैप के आधार पे पूछे क्वेश्चन में कि मार्केट कैप के आधार पे निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन है, तो याद रखेंगे एचडीएफसी बैंक। अच्छा, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं दोस्तों? तो आरबीआई को बोलते हैं बैंकों का बैंक। इसका स्थापना यंग हिल्टन कमीशन के आधार पर हुआ था 1924 के एक्ट के तहत। 1935 में इसका स्थापना हुआ, जबकि 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो ये सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएनडीपी का पूर्ण रूप है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। चौथा ऑप्शन, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका स्थापना दोस्तों 1965 में हुआ था। और यूएनडीपी यूएनओ का एक अंग है। यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना बार बार बताए हैं 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसी का अंग है। यूएनडीपी का मुख्यालय ठीक न्यूयॉर्क में है, जैसे कि यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यूएनडीपी के द्वारा ही एक बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यही यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। कब से? 1990 से। 1990 से मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। और मानव विकास सूचकांक के प्रणेता एक अर्थशास्त्री पाकिस्तान के थे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, महबूब उल हक, वही प्रणेता है मानव विकास सूचकांक के। अगर आपसे पूछे कि मानव विकास सूचकांक में अभी वर्तमान में कौन देश टॉप पर बना हुआ था, स्विट्जरलैंड बताइएगा। और इंडिया का पोजीशन क्या है? तो इंडिया का पोजीशन 134 नंबर पे है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है? यानी कि चिपको आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या था? तो पेड़ और वन को रक्षा करना। जब भी कोई पेड़ काटने जाता था तो लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। और इसका शुरुआत 1970 के दशक में हुआ था। उत्तराखंड से 1973 में स्टार्ट हुआ और चमोली जिला उत्तराखंड का था, वहाँ से प्रारंभ हुआ। अब हम लोग को पढ़ने का था 8 क्लास में दोस्तों, खेजड़ी नामक वृक्ष को बचाने के लिए ये लोग आंदोलन किए थे, उत्तराखंड के लोग। बहुत सारा तो क्वेश्चन इससे बनता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? तो सुंदरलाल बहुगुणा, आप लोग को रटा भी होगा, उनके साथ रट लीजिएगा, कभी कभी नाम दे देगा। गोविंद सिंह रावत भी थे, चंडी प्रसाद भट्ट भी थे, और गौरा देवी, ये सब थे। चिपको आंदोलन दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो कर्नाटक क्षेत्र में पांडुरंग हेगड़े जी का जो है, ये इनके नेतृत्व में दक्षिण भारत के कर्नाटक में स्टार्ट हुआ। अगर करेंट में बात करें तो करेंट में 14 फरवरी 2020 को पेड़ पौधा से लगाव को मतलब पेड़ पौधा को बढ़ाने के लिए, मतलब बिहार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा प्यार का पौधा अभियान चलाया गया था। क्योंकि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं लोग, तो प्यार का पौधा इसका नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? तो 1800 वर्ष में जो है किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्च न्यायालय का स्थापना कराया था। देखिए, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम एक आया 1861, इसके तहत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना कराया गया। उसी तरह से रेगुलेटिंग एक्ट एक आया 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। और भारत सरकार एक्ट एक 1935 आया, इसके तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। तो सब फैक्ट
जुड़ा हुआ बता देता हूं दोस्तों, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर बढ़िया से सुनिएगा ताकि आपको याद आए। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान भारत का उच्चतम न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ स्थापना, जबकि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को किया गया। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध जालियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों यह अमृतसर में स्थित है। अमृतसर कहाँ? पंजाब में स्थित है। एक जाला नामक सरदार था, उसी का बगीचा था, इसलिए इसको जालियांवाला बाग बोलते हैं। तो जालियांवाला बाग वर्तमान में राष्ट्रीय शहीद स्मारक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक ब्रिगेडियर हुआ करता था, आर डायर, रेजिनॉल्ड डायर उसको बोलते हैं। जालियांवाला बाग में भारतीय लोग सैफुद्दीन किचलू और सतपाल के गिरफ्तारी के विरोध में मतलब एक मीटिंग किए थे। उसी को समझ लिया आर डायर कि यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ षड्यंत्र ये लोग कर रहा है, और आर डायर जो है, रेजिनॉल्ड डायर, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया। उसी में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति के मृत्यु का जो है तथ्य आया सामने, जबकि एक मालवीय समिति था, वो 1000 प्लस व्यक्ति के मरने की पुष्टि किया। अभी एक जालियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 था बना हुआ, इसमें कुछ संशोधन करने के लिए जालियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2019 पारित हुआ है, और इसमें कुछ तथ्य जोड़े गए हैं जो छोड़ दिया था अंग्रेज लोग। पानीपत का नाम तो सुने ही होंगे। पानीपत में 3 युद्ध प्रसिद्ध हुए थे, 1526, 1556 दूसरा युद्ध, 1761 तीसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो जनरेटर, जिसको जनरेटर बोलते हैं, वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। जनरेटर ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। तो दोनों याद रखिएगा। और जनरेटर माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर मतलब पालन करता है, उसी के सिद्धांत का पालन करता है। अगर गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर से पता चलता है कि किसी भी यंत्र में या किसी तार में विद्युत धारा जा रही है कि नहीं, उपस्थिति को बताता है, जबकि एमीटर से हम लोग विद्युत धारा का क्वांटिटी मापते हैं, कितना क्वांटिटी में बह रही है, किस तरह से बह रही है। अगर बल्ब की बात करें तो बल्ब का आविष्कार एक वैज्ञानिक जिनका नाम था एडिसन, वो किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन इकाई है? जैसे हम लोग किसी चीज़ को मापते हैं किसी इकाई में, जैसे मानते हैं कोई चीज़ को 1 किलोग्राम आम है, तो आम को किस रूप में मापे? 1 किलोग्राम में। तो उसी तरह से हम जो खाना खाते हैं उस ऊर्जा को एटीपी के रूप में मापते हैं दोस्तों शरीर में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसी तरह से एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। उस तरह से एक और ग्लूकोज जो है दोस्तों, जो भी खाते हैं लास्ट में ग्लूकोज के रूप में टूट के एनर्जी देता है। पायरुवेट क्या होता है दोस्तों? तो इसको समझिए। कभी कभी हम लोग श्वसन ऊर्जा ऑक्सीजन के उपस्थिति में करते हैं, कभी कभी श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। जैसे आप नाक मुंह बंद कर लीजिएगा फिर भी आपके शरीर को थोड़ा ऊर्जा मिलते रहता है। तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसी से पायरुविक अम्ल बनता है, और शरीर में लैक्टिक एसिड का जमाव भी उस कारण से होता है। इसीलिए कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि शरीर में मांसपेशियों में किस चीज़ के जमाव के कारण शरीर में थकान होता है, तो पायरुविक अम्ल के कारण या लैक्टिक एसिड के कारण ऐसा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, JNURM का पूर्ण रूप क्या है? तो J फॉर जवाहर, N फॉर नेहरू, N फॉर नेशनल, U फॉर अर्बन, R फॉर रिन्यूअल, M फॉर मिशन। इसका पूर्ण नाम है दोस्तों। इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 2005 में इसका शुरुआत किया गया था, और 2014 में नरेंद्र मोदी के सरकार में इसे बंद कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इस योजना का उद्देश्य था कि शहरी क्षेत्र में लोगों को मूलभूत सुविधा प्रदान करना, जैसे पानी, बिजली, सड़क अच्छी होनी चाहिए, अस्पताल लोगों को मिलना चाहिए, ये सब मूलभूत सुविधा प्रदान करता था JNNURM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत पवन चक्की नहीं है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है पवन चक्की, जबकि प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। अभी इसको समझते हैं दोस्तों कि पारंपरिक स्रोत
की विशेषता क्या होती है? तो कहता है यह आमतौर पर लंबे समय से उपयोग में है और अधिक खपत के कारण समाप्त हो जाता है। तो बिल्कुल सही है, प्राकृतिक गैस लंबे समय से उपयोग में है, पेट्रोलियम, कोयला, और लेकिन ज़्यादा लेंगे तो ये तीनों खत्म हो जाएगा। अच्छा, पारंपरिक स्रोत जो ऊर्जा के हैं वो बड़े पैमाने पर प्रदूषण करते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, ये सब, प्राकृतिक गैस, ये सब दोस्तों। लेकिन पवन चक्की मतलब पवन ऊर्जा से चलता है, पवन चक्की जो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल के हमको एनर्जी देता है। तो पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, ये सब दोस्तों क्या है? ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत हैं, यानी गैर पारंपरिक स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सन 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता? तो ये पूजा रानी थे, जो कि 2019 में थाईलैंड में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक जीती थी। अच्छा, ओलंपिक की बात अगर करें, एक इसे फैक्ट याद रखिएगा कि अभी तक कोई भी मुक्केबाज हमारा नहीं हुआ है जो कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा विजेंद्र सिंह का नाम आप सुने होंगे, विजेंद्र सिंह, और एक लवलीना बोरगोहेन, ये दोनों दोस्तों ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाए हैं, लेकिन अभी तक कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछला सेट में दोस्तों करवा दिया हूँ पेरिस ओलंपिक और ये एशियन गेम्स सब करवा दिए हूँ। सब सेट को देखते चलिए, तभी होगा दोस्तों, एक सेट से नहीं हो पाएगा, सब पूरा बताने में 2-3 घंटा लग जाएगा, सब क्वेश्चन का पूरा डिटेल। वैसे तो लगभग डिटेल कर ही देता हूँ। हैदराबाद में स्थित डैश क्या रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण, डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णयन सहयोग के लिए जिम्मेवार है। कहता है इनमें से कौन भारत में जो है उपग्रह का डाटा देता है, डाटा का प्रसार करता है, आपदा प्रबंधन हेतु कार्य करता है? तो ये सब काम करता है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, NRSC, जो सब काम करता है दोस्तों। इसी तरह से एक इसरो का नाम तो बार बार आप सुने हैं। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, याद रखिएगा। इससे जुड़ा चीज़ एक और याद रखिएगा कि थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी केंद्र की स्थापना भी किया गया है 1967 में। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि अहमदाबाद में उपग्रह संचार प्रणाली केंद्र की भी स्थापना किया गया। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उपग्रह से रिलेटेड चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या था दोस्तों? आर्यभट्ट, और यह 19 अप्रैल 1975 को इसका लॉन्चिंग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो ASCII का पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जैसे मान लिया जाए कोई बढ़िया चीज़ के गुणवत्ता के लिए हम लोग देखते हैं ISI का मार्का देखते हैं, तो इसीलिए इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का जो है प्रमाणिकता कौन साबित करता है? तो ASCII यही करता है दोस्तों। यह जो है कंप्यूटर पर टेक्स्ट जो दस्तावेज होते हैं उसको एनकोडिंग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और 1963 में ASCII को अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन ने मान्यता दिया कि हाँ ये ठीक संस्था काम कर रही है, इसको मतलब हम अलाउ करते हैं डाटा उटा प्रचार करने के लिए या फिर कंप्यूटर का दस्तावेज जो एनकोडिंग होता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको माध्य समय बोलते हैं, वो डैश से आगे है। भारतीय मानक समय यानी IST GMT से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे हैं दोस्तों, 5 घंटे 30 मिनट, क्योंकि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, ईस्ट देशांतर से होकर गुजरता है दोस्तों, और एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता है। इसलिए 82.5 गुना 4 आप कीजिएगा तो 330 मिनट आएगा, क्योंकि एक देशांतर में 4 मिनट, तो 82.5 गुना 4 कीजिएगा 330 मिनट, मतलब 5.5 घंटा आगे है। अच्छा, ग्रीन बीच रेखा से किसी भी स्थान के कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, और दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी 111 किलोमीटर होती है दोस्तों। हालांकि पूरा एग्जैक्ट 111.32 किलोमीटर होता है, लेकिन 111 किलोमीटर भी रखने से काम चल जाएगा। और दो देशांतर के बीच के दूरी को गोरे के नाम से जानते हैं, गोरे, कारे गोरे, ऐसे समझिएगा, गोरे। पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, यानी कि एक जोन का टाइम का अंतर 1 घंटा,
याद रखेंगे। प्रत्येक जोन को 15 देशांतर में बांटा गया है और 1 घंटा का अंतर है प्रत्येक जोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, भारतीय मानक समय भारत में इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के निकट जो नैनी है, नैनी से होके ही गुजरता है और भारत के 5 राज्यों से होके गुजरता है भारत मानक समय। जैसे कर्क रेखा 8 राज्यों से होके गुजरती है, तो ये भारतीय मानक समय 5 राज्यों से भारत के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति का एसआई इकाई डायोप्टर है। डायोप्टर ही मापते, जैसे अभी हम बोले थे ना कि एक आम को 1 केजी आम को केजी में मापे थे, तो उसी तरह से लेंस की शक्ति को डायोप्टर के रूप में जानते हैं। आँख में भी हमारा लेंस ही है दोस्तों। आँख में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, उसके लिए विभिन्न प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में जो दोष रहेगा दोस्तों वो चीज़ दिखेगा, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है और दूर की नहीं दिखती है, इसलिए इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस। जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की नहीं दिखाई देती है, इसलिए दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये हाइपरमेट्रोपिक और मायोपिक क्लियर हो गया दोस्तों। एक जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, उसको भी ध्यान में रखिएगा। और आँखों में रोशनी की कमी मुख्यतः विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस वर्ष में आईएनसी के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया? बोला गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सत्र ऐसा हुआ था जहां निर्धारित किया गया कि हमारा मेन लक्ष्य पूर्ण स्वराज प्राप्त करना है? तो 1929 में। 1929 का अध्यक्षता कौन किए थे? तो JLN जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने, और 1936 में जो लखनऊ अधिवेशन था उसका भी अध्यक्षता किए थे। और जवाहरलाल नेहरू 1937 में एक फैजपुर में हुआ था अधिवेशन, उसका भी अध्यक्षता किए थे। फैजपुर के बारे में 1937 वाला क्वेश्चन बनता है कि ऐसा एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस का कौन हुआ था जो गांव में हुआ था? तो यही जवाहरलाल नेहरू वाला 1937 के फैजपुर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू जो है समाजवादी विचारधारा के प्रणेता थे और वही उनका एक कथन प्रसिद्ध पूछा जाता है कि मैं एक समाजवादी हूँ। ऐसा कथन किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब भी, इन सब पर भी प्रभाव पड़ा था समाजवादी विचारधारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था? तो 65.46% महिला साक्षर थी 2011 की जनगणना के अनुसार। पुरुष साक्षर कितना था 2011 के जनगणना के अनुसार? 82.14%। 2011 में साक्षरता दर पूरे भारत का कितना था? तो 74.04%। और सबसे साक्षरता दर किस राज्य का सबसे अच्छा रहा? 93.91% के साथ। और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप 91.85% के साथ। और सबसे अनपढ़ वाला बिहार रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट बनेंगे दोस्तों, बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। हालांकि इंपॉर्टेंट फैक्ट सुन लीजिए। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, जबकि जनगणना का जो 10-10 वर्ष पे रिवीजन होता है 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में ये जनगणना हुआ था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है और जातिगत आधारित सबसे पहले जनसंख्या 1931 में हुआ। बहुत सारा फैक्ट बता दिए दोस्तों। बहुत सारे दोस्त 2-4 मिनट वीडियो देख के चल जाते हैं, ऐसे में हमको घटा नहीं है। आप जितना टाइम बिताइएगा उतना आपको फायदा होगा दोस्तों, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है? तो पंचायती राज संस्थान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 आया, उसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, पंचायती राज को। और पंचायती राज के संबंध में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है संविधान में, यानी कि कहेंगे संविधान में 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है। और 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में टोटल दोस्तों 29 विषयों को जोड़ा गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन जो 1992 आया, उसमें महिलाओं को 1/3
भाग आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। अच्छा, बिहार भारत का पहला राज्य है जहां 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, 50% आरक्षण दिया गया है। अब बिहार के बाद और भी दूसरा राज्य में दिया गया है। एक 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आया लास्ट में, 1992 के लास्ट में जो है, उसके तहत नगर पालिका में भी महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब बिहार सरकार नगर पालिका में भी सर्वप्रथम महिलाओं को हर स्तर पर 50% आरक्षण दिया है। तो इसको फिर से सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया हूँ इसमें। अच्छा, एक नारी शक्ति बंधन विधेयक 2023 आया है, करेंट में, याद रखिएगा इसको। इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान भारत सरकार के द्वारा किया गया है। इसके लिए 106वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों थायरोक्सिन जो है आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों बहुत बार एक क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछता है कि गलकंड या घेघा रोग किस के कमी के कारण होता है। तो आयोडीन के कमी के कारण ही होता है। थायरोक्सिन और क्या करता है दोस्तों, हार्मोन, थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है, और थायरोक्सिन हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को भी बढ़ाता है। इंसुलिन क्या करता है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज, जिसको मधुमेह रोग बोलते हैं, वो होता है। एस्ट्रोजन क्या है, तो एस्ट्रोजन एक महिला सेक्स हार्मोन है, जबकि टेस्टोस्टेरोन अगर पूछेगा तो पुरुष सेक्स हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है, तो कोशिका विभाजन और कोशिका जो विस्तार होता है उस सबको बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए क्वेश्चन पूछता है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन, इसको याद रखिएगा, जबकि पेड़ पौधा का कोशिका सेलुलोज का बना होता है। सबसे छोटा कोशिका किसकी होती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह के पौधों के पादपों के बीच आवरण रहित होते हैं। मतलब कहता है इनमें से कौन ऐसा समूह है जिस पौधा का बीज ढका हुआ नहीं होता है। अनावृत बीजी, अगर किसी भाई को हिंदी बढ़िया से आता होगा तो ये क्वेश्चन मार दिया होगा उस समय। अनावृत मतलब होता है दोस्तों बिना ढका हुआ, बीजी मतलब बीज जिसका बिना बीज ढका हुआ हो, तो उसे अनावृत बीजी कहते हैं। जबकि इसके विपरीत ऐसा समूह जिस पौधे का बीज ढका हुआ होता है तो आवृत बीजी, आवृत मतलब होता है ढका हुआ। ये दोनों तो क्लियर ऐसा ही हो गया। अगर आपसे पूछे टेरिडोफाइटा के बारे में कि टेरिडोफाइटा क्या है, तो टेरिडोफाइटा बीज के बजाय बीजाणुओं को जारी करके पुनः उत्पन्न करता है, बीजाणु जारी करके फिर से नया पौधा का निर्माण करवाता है। उसी तरह से एक थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा में शैवाल, बैक्टीरिया, कवक और लाइकेन ये सब आते हैं। एक याद रखिएगा ब्रायोफाइटा, उसमें ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत के उभयचर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज जिसको बोलते हैं किस स्थान पर पाई गई थी। तो दोस्तों ये हड़प्पा में पाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता जो है इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का समय कार्बन 14 से निर्धारित किया गया C14 के द्वारा। इसके अनुसार इसकी आयु 2350 से 1750 ईसा पूर्व बताई गई है, तो इसको ध्यान रखेंगे। लोथल से भी बहुत कुछ निकला है दोस्तों, लोथल और रंगपुर से चावल का प्रमाण मिला है। लोथल से बंदरगाह, तो क्वेश्चन ही डायरेक्ट बहुत बार आता है कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह किसे कहते हैं, तो लोथल को। तो लोथल से बंदरगाह, फारस की मोहर, अग्निकुंड, ये सब लोथल से मिला है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, अन्नागार, ये सब मिला है दोस्तों। नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदारो फिल्म देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि लास्ट पिक्चर जब होता है तो एक तांबे की मूर्ति पानी में गिरती हुई दिखाई पड़ती है और यही पिक्चर बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बहुत पिछले सेट में 2-3 सेट में करवा दिया हूँ सभी राज्यों के बारे में, मोटा मोटी प्रमुख राज्यों के बारे में कि कौन सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करता है। यहाँ बॉक्साइट उड़ीसा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। बॉक्साइट शब्द की उत्पत्ति फ्रांस से हुआ था। भारत में उड़ीसा में बॉक्साइट का उत्पादन देश के जितना उत्पादन होता है उसका लगभग 50% अकेले उड़ीसा बॉक्साइट का उत्पादन करता है। सोना सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन तो करता है छत्तीसगढ़, लेकिन भंडार है सबसे ज़्यादा दोस्तों झारखंड में। अच्छा,
ये याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक पायराइट कहाँ उत्पादन होता है? तो बिहार में होता है। अभरक झारखंड में होता है। तो ये सब महत्वपूर्ण चीज़ पिछला सेट में भी जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्यान्न उत्पादन में पंजाब दोस्तों तेज है, मतलब पूरे भारत में, जबकि सर्वाधिक कपड़ा मिल महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति यानी कि प्रारूप समिति जिसको बोलते हैं उसके सदस्य नहीं थे? तो मसौदा समिति जो है दोस्तों वो BN राव के द्वारा तैयार किया गया था, और BN राव के द्वारा तैयार किया गया संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के लिए जो है ये प्रारूप समिति बनाया गया था। प्रारूप यानी मसौदा समिति में 7 सदस्य था टोटल। प्रारूप समिति में 7 समिति सुन लीजिए एक बार। BR अम्बेडकर थे एक जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। N गोपाल स्वामी आयंगर ये तो थे ही दूसरे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये तीसरा थे दोस्तों। KM मुंशी ये चौथा थे। N माधव राव ये 5वां थे, जो कि BL मित्तल के स्थान पे चुने गए थे। छठा DP खेतान थे, 1948 में इनका मृत्यु हुआ था, तब TT कृष्णमाचारी को इनका सदस्य बनाया गया था। और एक लास्ट सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे, तो इसको याद रखिएगा। संविधान निर्माण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण समिति यही था, मसौदा समिति, जिसको प्रारूप समिति बोलते हैं। और इसी में बहुत सारा समिति आया था दोस्तों, जैसे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और 1947 में मसौदा समिति का गठन BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2019 में इनमें से किस प्राधिकरण ने पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड से जमाकर्ताओं के 1514 करोड़ की वसूली करने में सफलता प्राप्त की? तो एक संस्था है दोस्तों, IEPF है, इसका पूरा नाम है निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण। ये संस्था का प्रमुख कार्य है कि कोई कंपनी जो फ्रॉड करती है जनता के साथ उसका रिकवरी करने में ये इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो अप्रैल 2019 में यही 1514 करोड़ जनता का वसूल करने में सफलता प्राप्त किया। अच्छा, IEPF का जो स्थापना कब हुआ था? तो ये जो है 2013 में इसका स्थापना हुआ था। और ये जो पैसा 1514 करोड़ या फिर जितना भी वसूलता है तो यह कहाँ रखा था दोस्तों? तो भारत की समेकित निधि में, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में जिसका वर्णन है समेकित निधि का, तो उसी में जमा होता है। फिर वहाँ से भारत सरकार अपने काम के लिए यूज करती है या फिर जनता को जिसको जितना देना है देती है। IMF क्या हुआ? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके बारे में भी बता दिए हैं। वर्ल्ड बैंक के साथ इसका स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1945 में किया गया था। रिजर्व बैंक, इसके बारे में भी जस्ट ऊपर में बताए। और CBI हमारी खुफिया एजेंसी है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र कि इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय सम अधिकारों का संवर्धन करती है? कहता है संयुक्त राष्ट्र का बहुत सारा एजेंसी था, जैसे अभी थोड़ा देर पहले UNDP पढ़े थे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है ILO, इसमें सब है संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी दोस्तों, उससे मान्यता लिया हुआ है सब। तो ILO जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सम अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती है, मजदूरों के साथ होने वाले अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती है दोस्तों। ILO इसका पूर्ण रूप है दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो है दोस्तों इसका 50वां वर्षगांठ जब 1969 में हुआ था, तो मजदूरों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इसको 1969 में 50वीं वर्षगांठ पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ILO को। 1 मई, इससे रिलेटेड याद रखिएगा, विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। इसी तरह से बाकी सब का तो देख ही लिए हैं आप। IMO का देख लीजिए, इसको इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसका मुख्यालय लंदन में है, जबकि IMF का बता ही दिए। ICAO क्या है? इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है, इसका स्थापना 1947 में हुआ था और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में ने फीफा विश्व कप 2018 के किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 के विजेता का खिताब जीता? यानी 2018 में जो फीफा विजेता बना था वो फ्रांस था। फीफा विश्व कप 4 साल पर आयोजित होता है और यह उस समय 2018 में कहाँ हुआ था दोस्तों? 2018 में आप लोग बताइएगा कि कहाँ हुआ था फीफा विश्व कप। करेंट की अगर बात करें तो करेंट में ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2022 में
फीफा वर्ल्ड कप किस देश में हुआ था? तो कतर में हुआ था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और अर्जेंटीना ने फीफा पुरुष विश्व कप 2022 फ्रांस को हरा के जीत लिया। फीफा पुरुष विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड किलियन एम्बापे को मिला और गोल्डन ग्लोब अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज ने जीता। फीफा विश्व कप 2022 का शुभांकर क्या था दोस्तों? तो लाइव था। हो सकता है ये सब पूछ ले इसलिए बता दी हूँ, हालांकि पुराना हो चुका है। अब अगला याद रखिएगा कि अगला फीफा विश्व कप 2026 में होगा। कहाँ होगा? उत्तरी अमेरिका के 3 देश में होगा, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, उत्तरी अमेरिका के 3 देश में। सबसे पहला फीफा विश्व कप 1930 में उरुग्वे ने जीता था। और सबसे ज़्यादा फीफा विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड किस देश के पास है? ब्राजील के पास, टोटल 5 बार जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश और डैश साउंड इफेक्ट फाइलों के 2 प्रकार हैं जिसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो कौन कौन? तो .wav और .mid। बहुत बार पढ़े हैं वीडियो का फॉर्मेट, ऑडियो का फॉर्मेट, तो ये ऑडियो का फॉर्मेट है दोस्तों। वीडियो में भी बहुत सारे आप पढ़े हैं ना, MP4 और पढ़े होंगे HD, फुल HD ऐसे करके। तो ये साउंड का प्रकार है दोस्तों। .wav मतलब क्या होता है? तो .wav अगर रहेगा तो उसका मतलब होता है साउंड वेव फाइल, जबकि .mid अगर पूछ दे आपसे तो ये भी साउंड का ही मीडिएटर वे में होता है ये। उसी तरह से एक HTML पूछता है, HTML होता है, .html रहेगा तो वेब टेक्स्ट पेज होता है। बहुत बार देखते हैं गूगल क्रोम में सर्च कीजिएगा, नेट नहीं रहेगा तो HTML और ऐसे करके लिख देगा बहुत सारा चीज़। एक .pdf भी आप लोग, आजकल PDF का बहुत डिमांड रहता है, तो PDF भी जानते हैं। .pdf होता है, ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए यूज किया जाता है। एक वीडियो में एकदम छोटा सा रूप वीडियो का होता है .jpeg ऐसे करके, तो इसका होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स फॉर्मेट। तो ये सब याद रखिएगा। और .doc अगर है, .doc रहेगा तो वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी बालसरा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो बहुत सारा वाद्य यंत्र कौन बजाते हैं ऐसा एग्जाम में बराबर पूछता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो बी बालसरा पियानो बजाते थे। बहुत सारा पूछता है पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, ये सब सितार बजाते हैं। तबला वादक में पूछता है जाकिर हुसैन का, कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला वादक। शहनाई वादक से पूछता है बिस्मिल्लाह खां के बारे में, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई वादन से। उसी तरह से याद अल्लाह रखा तबला के बारे में पूछता है। बांसुरी के बारे में पूछता है, हारमोनियम के बारे में पूछता है, सितार, गिटार, सबका 1-1, 2-2 पढ़ के जाइएगा, उससे आसानी आपको होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और बच्चों और शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर केंद्रीय योजना समग्र शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब किया? शॉर्ट में जान लीजिए कि इस क्वेश्चन का आशय है कि बच्चों और शिक्षकों में शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब किया? तो मई 2018 में किया गया समग्र शिक्षा अभियान का शुरुआत। अभी कुछ समय पहले समग्र शिक्षा अभियान 2.0 भी स्टार्ट किया गया। 2.0 को मंजूरी केंद्र सरकार ने कब दिया था? तो 4 अगस्त 2021 को। इसका दूसरा वर्जन भी आ चुका है। शिक्षा से रिलेटेड जो ये स्कीम है, इसमें प्री स्कूल से 12वीं तक के बच्चों के लिए समग्र शिक्षा अभियान फर्स्ट और 2.0 दोनों है। शिक्षा से रिलेटेड अभी नया हाल फिलहाल में आप लोग ये भी जानते हैं, नई शिक्षा नीति आई 2020, जो पुरानी शिक्षा नीति के आधार पे लाई गई है, उसको रिप्लेस करके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? तो 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में अधिकतम 550 सीट आरक्षित किया गया है लोकसभा के लिए, जिसमें 545 सीट पे चुनाव होता था दोस्तों, चुने जाते थे लोग। 545 में 543 सीट पर तो वर्तमान में चुनाव होते हैं, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता था। 2 एंग्लो इंडियन को चुनने का काम जो है 2020 से समाप्त हो चुका है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम
2019 से 2020 से ये काम बंद हो गया इस संविधान संशोधन अधिनियम से, 2 एंग्लो इंडियन का। इसलिए वर्तमान में 543 सीट पे चुनाव होते हैं। अभी जो लोकसभा है वर्तमान में, उसके अध्यक्ष ओम बिरला साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? बहुत सारे पुस्तकों का लेखक पूछा जाता है, तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी लिखे। इसी तरह से सरोजनी नायडू का फेमस बुक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, सॉन्ग्स ऑफ लव और गोल्डन थ्रेशोल्ड। जवाहरलाल नेहरू का फेमस बुक पूछा जाता है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस, इनका इंडियन स्ट्रगल था। भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया। इंडिया फॉर इंडियंस CR दास, चित्तरंजन दास। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा है। ये सब पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, जिसको कि UNEA, भारत द्वारा संचालित 2 विकल्पों को अंगीकृत किया। ये दोनों संकल्प कौन से थे? तो UNEA ने भारत में 2 संकल्प को संकल्पित किए। उसमें पहला एकल उपयोग प्लास्टिक और चिरस्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन, इन दोनों के क्षेत्र में काम करने के लिए भारत को प्रोत्साहित किया। संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण सभा है, इसमें अभी वर्तमान में 193 देश क्रिएटिव हैं, सदस्य बने हुए हैं UNEA के। एक इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय अभी पीछे भी बता दिए केन्या के नैरोबी में है। और यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पर्यावरण संबंधी जितना भी गतिविधि है उसका नियंत्रण UNEP के द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में अभी हम लोग पढ़े थे UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, जो कि UNO का एक अंग है। सभी लोग लगभग UNO का अंग ही हैं, अलग अलग काम सबका बांटा हुआ है। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एयरलाइन ने धन की कमी की वजह से 17 अप्रैल 2019 को अपने सभी परिचालन अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया, यानी बंद कर दिए? पैसा की कमी की वजह से 2019 में कौन बंद कर दिया? जेट एयरवेज बंद कर दिया। अच्छा, भारत के सबसे कम लागत वाला एयरलाइन कौन है? तो उसका नाम है स्पाइस जेट ये, और इसका मालिक का नाम है अजय सिंह, इसको याद रखिएगा। अच्छा, एयर विस्तारा, तो जून 2024 में एयर इंडिया और विस्तारा के विलय होने के लिए मतलब मंजूरी NCLT दे दिया। NCLT मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये एयर विस्तारा और एयर इंडिया के विलय को मंजूरी दे दिया। कब? 2024 में। अच्छा, 2024 में करंट का क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो विस्तारा है उसको भारत का और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन के रूप में पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो इसमें समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, समुद्रगुप्त का शासनकाल भारत में 335 से 375 ईस्वी तक था। समुद्रगुप्त के विजय अभियान का उल्लेख कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना कौन किया था? हरिसेन किया था। बहुत बार पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा किया गया? तो हरिसेन के द्वारा किया गया। अच्छा, समुद्रगुप्त उत्तर भारत के 9 राजा और दक्षिण भारत के 12 राजा को पराजित किया। इसीलिए इसके विजय अभियान को देखते हुए एक ब्रिटिश इतिहासकार थे, उनका नाम था विंसेंट स्मिथ। दोस्तों सॉरी, विंसेंट आयर तो दूसरा, विंसेंट स्मिथ ने ही विजय अभियान को देख के समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। नेपोलियन से आप लोग को याद होगा वर्ल्ड हिस्ट्री, नेपोलियन 1804 में फ्रांस का जो है शासक बना था, और नेपोलियन आधुनिक फ्रांस का जनक भी कहा जाता है। कुमार गुप्त की अगर बात करें तो कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे हैं, और इनका पुत्र का नाम स्कंद गुप्त था। स्कंद गुप्त हुनों से लड़ने के लिए विख्यात रहे। अच्छा, चंद्रगुप्त, तो एक चंद्रगुप्त मौर्य थे जो कि मौर्य वंश के संस्थापक कहे जाते हैं, और एक चंद्रगुप्त प्रथम थे जो गुप्त वंश के संस्थापक कहे जाते हैं। आप लोग आज का लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? तो आज का सेट यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।